नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य कथा जगत की सशक्त कथाकार डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी कागज़ की नावें चांदी के बाल। तो शुरू करें कहानी। मैं बहुत छोटी हूँ, वैसा ही वो भी, सिर्फ 2 दर्जे ऊपर वाली क्लास में। अपनी कोठी के घुमावदार सीढ़ियों पर बैठी मैं रंग बिरंगे चित्रों वाली किताब से सुनहरे बालों वाली राजकुमारी की कहानी जोर जोर से पढ़ रही हूँ। वो ठोड़ी पर हाथ रखे धरे सुन रहा है। एक थी राजकुमारी, वो बहुत सुंदर थी। उसके बाल सुनहले थे। जब वो हंसती थी तो केतकी के फूल झड़ते थे और जब रोती थी तो ढुर ढुर मोती। एक दिन राजकुमारी नदी में नहा रही थी। उसका एक सुनहला बाल टूट गया। राजकुमारी ने उस बाल को पत्तों के एक दोने में रखा और नदी की धारा में बहा दिया। धार में बहते बहते दोना बहुत दूर निकल गया, जहाँ एक राजकुमार शिकार खेलने आया था। थके मांदे राजकुमार को प्यास लगी तो वो नदी के किनारे आया। राजकुमार अंजलि में भरकर पानी पीने ही जा रहा था कि उसे बहते हुए दोने में सुनहला बाल दिखा। राजकुमार ने बाल निकाल लिया और महल में लौटकर राजा से हट कर बैठा कि पिताजी, मुझे तो सुनहले बालों वाली राजकुमारी चाहिए। तूने किसी राजा का राजमहल देखा है? अचानक वो ठोड़ी से हाथ हटाकर पूछता है। नहीं तो, लेकिन एक बार पिताजी एक जागीरदार साहब की हवेली में ले गए थे। खूब बड़ी हवेली थी उनकी। तुम्हारी कोठी से भी बड़ी? खूब बड़ी। हाँ, बहुत। और राजा लोगों के महल उससे भी कहीं ज़्यादा बड़े हैं ना? और नहीं तो क्या, तुम्हारी पचकुठरिया जितने? वो ठिलठिलाकर हंस पड़ा। मैं खुद भी। उसकी पचकुठरिया और राजमहल की आमने सामने कल्पना ही इतनी हास्यास्पद थी कि हम दोनों को हंसा हंसा कर लोटपोट किए दे रही थी। और बाकी आसपास कामकाज में लगे हुए छोटे बड़े लोग हमें अजीब बेवकूफ़ी भरी और नागवार नज़रों से घूरे जा रहे थे। पंचकुठरिया हमारी कोठी के सामने बंजर मैदान में बनी एक अधफूटी सी इमारत थी, जिसमें एक सीधी कतार में किसी ने 5 कोठरिया और 5 दालान किराए पर उठा देने की गरज से बनवा दिए थे। इन्हीं में से एक कोठरी में वो अपने माँ बाप और छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो 2 दर्जा ऊपर, मैं 2 दर्जा नीचे। मैं तांगे से स्कूल जाती, वो पैदल। लेकिन तब भी हम घर से एक ही टाइम पर निकलते और एक ही टाइम लौटते थे, क्योंकि वो पैदल पैदल गली मैदान और छोटे पगडंडियों के सहारे फलांगता फलांगता जल्दी घर पहुंच जाता, जबकि मेरा तांगा चौड़ी तारकोली सड़कों से हटो बचो पुकारता खदराता हुआ जाता। वो चप्पलें पहनता, मैं बक्सुए वाली सैंडलें। अक्सर जब मैं स्कूल से लौटकर तांगे से उतर रही होती तो वो भी मैदान के बीचों बीच से रास्ता काटकर हाथ के बस्ते को चरखी की तरह घुमाता उछालता कूदता लौट रहा होता। फिर हम दोनों खूब बातें करते कि आज हमें ये पढ़ाया गया और हमें इस कविता की ये ट्यून बताई गई, हमें ये। हम अपनी सीखी कविताएं भी गाकर एक दूसरे को बताते और उस दिन के सीखे पहाड़े दोहराते। फिर वो अपनी पंचकुठरिया में चला जाता, मैं अपनी कोठी में। मुझे कोठी के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, उसे कोठी के अंदर आने की। यह कभी किसी ने कहा नहीं, बस एक समझी स्वीकारी हुई बात थी। उसके आने की कोई मनाही नहीं थी। वो आता, हम दोनों बाहर साइबान या अगल बगल अपने अहाते में उछल कूद लेते और साथ साथ ढेर सारी रंग बिरंगी कहानियाँ पढ़ लेते। वो कौतुक से पूछता, राजा लोगों के महल कितने बड़े होंगे आखिर? या फिर राजकुमारियाँ कितनी सुंदर होती होंगी? मैं ईर्ष्या से हुमक कर कहती, सोने चांदी के बाल होंगे तो सुंदर दिखेंगी ही, है कि नहीं? एकाएक वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने पूछा, क्यों हंसा? तो बोला, मैं सोच रहा हूँ अगर तेरे बाल सुनहले हो जाएं तो कैसी दिखेगी। यकायक अपने लिए इतनी ज़बरदस्त कल्पना मैं नहीं कर पाई। अचकचा कर बोली, अरे बुद्धू, मेरे बाल सोने के कहाँ से हो जाएंगे? मैं तो कोई राजकुमारी हूँ क्या? अच्छा तो चांदी के ही सही, रुपहले रुपहले बाल। एकाएक मुझे याद आया, रुपहले बाल तो बूढ़ी बुआ जी के हैं। अरे तब तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, बिल्कुल बूढ़ी सी, अच्छी क्या खाक दिखूंगी? वाह, क्यों नहीं दिखेगी, खूब अच्छी दिखेगी, खूब अच्छी, जैसी अभी दिखती है उससे भी ज़्यादा अच्छी, चांदी के तारों जैसे बालों में। वो मेरी बूढ़ी की कल्पना के करीब फटके बिना वैसा ही मगन हंसता हुआ कहे जा रहा था। बेहद हंसोड़ था वो। नकलें भी बहुत बढ़िया उतारता। स्कूल के टीचरों के डपटने, चपरासी के हड़काने और प्रार्थना वाले पंडित जी के नकनकाने की। हम जब भी इकट्ठे होते वो एक के बाद एक नकलें उतारता जाता और मैं खिलखिलाती जाती।
फिर ऐसी आदत पड़ गई कि वो आसपास ना भी होता तो भी मैं उसकी किसी नकल वाली मुद्रा को सोचकर ही खिलखिला पड़ती। तब आसपास वाले फिर हमें हैरत से देखने लगते। यह एक पुराना सिलसिला अभी तक अधेड़ होने तक चला आया है। जाने अनजाने प्रसंगों के बीच अचानक उसकी कोई बात याद आ पड़ती है और मैं बरबस मुस्कुरा पड़ती हूँ। ध्यान तब आता है जब मेरे पति या बच्चे मुझे टोक कर होश में आने के लिए कहते हैं और क्षण भर के लिए मैं एक अनाम अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती हूँ। लेकिन चूंकि ऐसा बहुत कम ही होता है, जबकि मैं पति और बच्चों से घिरी रहती हूँ, इसलिए मौका पाते ही वो खिड़की से अंदर फलांग लेता है और हमारी बेबात की हंसी ठिठोली शुरू हो जाती है। कभी कभी गंभीर वार्तालाप भी, जैसे एक दूसरे के डिब्बे का टिफ़िन खाते हुए। मैं कहती हूँ, तुम्हारी डिब्बे की रोटियाँ बहुत नरम होती हैं ना? हाँ, मेरी माँ उसमें घर का ताज़ा मक्खन चुपड़ती है, बहुत थोड़ी सी शक्कर भी। तुम भी अपनी माँ से मक्खन चुपड़ने को कह दो। मैं कहती हूँ, मेरी माँ नहीं है, और उसका चेहरा हैरत से उतरता चला जाता है। तो तुम्हें टिफ़िन कौन देता है? मिस रानी। तुम्हारी चोटियाँ कौन गूंथता है? बड़ी बुआ जी। और बीमार पड़ने पर दवा कौन देता है? कभी पिताजी, कभी मिस रानी, कभी चमेली। और गलती करने पे चांटे कौन लगाता है? कोई नहीं। यह उसके लिए बेहद अजूबी बात थी। वो थोड़ी देर गुमसुम बना सुनता रहा, जैसे कहीं फटाफट नोट करता जा रहा हो। फिर जैसे एकदम पूछ गया, तुम्हें रात में कभी डर नहीं लगता? प्रश्न इतना छोटा नहीं था, इससे लंबा था और इससे बहुत गहरा भी, कि तब तुम क्या करती हो। ऐसे ही बड़ी बुआ जी को बुलाने लगती हूँ, पर उन्हें तो कम सुनाई पड़ता है ना। तो चमेली, लेकिन वो भी थकी होती है, उनींदी आवाज़ में कहती है, अरे कहाँ, कुछ भी तो नहीं है बिटिया। या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने को कहकर करवट बदल खुद सो जाती है। फिर मैं उससे पूछती हूँ, तुम्हारी माँ हैं, कैसी हैं? वो उसी तरह खिलखिला कर हंस पड़ा। मेरी माँ? तुम देखोगी तो खूब हंसोगी। वो तुम्हारी बुआ जी की तरह सफ़ेद झक साड़ी थोड़ी ना पहनती है, एकदम लुगड़ी फुगड़ी सी साड़ी पहनती है और सिंदूर का टीका लगाए चूल्हे में गोल गोल रोटियां फुलाती रहती है। क्रीम पाउडर नहीं है उसके पास, लेकिन वो सिर्फ आधा सेर दूध में ही छाछ, दही, मक्खन सब कर लेती है और फिर उन्हीं उंगलियों से हाथ मुंह सब चिकना कर लेती है और पैरों में ढेर सारा महावर लगा लेती है। तुम मुझे अपनी माँ को दिखाओगे? हाँ हाँ चलना, लेकिन कैसे? ऐसे ही एक दिन मैं दोपहरी को चुपके से खिड़की फलांग गई थी और बेतहाशा उसका हाथ पकड़े हाफते हाफते पंचकुठरिया पहुंच गई थी। उसकी माँ और बहनें मुझे देखकर चकित चमत्कृत थीं, जैसे वो कोई वर्जित लेकिन साहसिक काम कर गुजरा हो, कुछ बेहद दुर्लभ सी चीज़ उठा लाया हो। यह राजी है, कोठी वालों की लड़की, राजरानी। उसकी माँ मुझे किसी बड़ी प्यारी, कोमल और कीमती वस्त्र की तरह मुग्ध दृष्टि से देखे जा रही थी। तुम्हारी मक्खन और शक्कर चुपड़ी रोटी रोज यही खाती है। इसे अपनी मिश्रानी के तेल फोते पराठे और सब्जी अचार बिल्कुल नहीं भाते, मोहन थाल और इमरतियाँ भी नहीं। वो प्रशंसा के भाव से बिल्कुल नहीं, सिर्फ हकीकत के तौर पर बयान करता जा रहा था। उसका छोटा भाई मेरी रेशमी फ्रॉक पर आराम से हाथ फेरता जा रहा था और उसकी बहनें मेरे बक्सुए वाली सैंडलें आंख बचा बचा कर देखे जा रही थीं। मैं उन सब की उस दिन की उपलब्धि थी। अचानक वो कह उठा, इसके माँ ही नहीं है। दुख सहानुभूति नहीं यहाँ भी, मात्र हकीकत बयानी। और तड़ाक, जैसे हर किसी के चमत्कृत से दिखते चेहरे पर सनसना कर सब कुछ बैठ गया हो। सबके चेहरे अवाक। तब तक जैसे वो जगाता सा बोला, लेकिन इसके घर मिसरानी, चमेली, दरबान और बड़ी बुआ जी हैं, भोंपू वाला ग्रामोफोन और बगर्रे की खाले भी। इसके दरबान के पास भी कोट है और पिता के पास विलायती हैट, जैसे किसी दूसरे लोग की अजीबोगरीब बातें सुना बता रहा हो। खुद मैंने ही क्या कुछ कम अजूबी बातें देखी उसके यहाँ। मेरी फ्रॉक और बक्सुएदार सैंडलों का सम्मोहन तो बहुत थोड़ी ही देर रहा। उसके बाद तो उसकी एक बहन मेरे दोनों हाथ पकड़ तेज तेज चक्री घूमने लगी और दूसरी घर के सामने इकड़ी टुकड़ी खींचने लगी। छोटा भाई और बहन सड़क से गुजरते रंग बिरंगे गुब्बारों और पिपहरी के लिए माँ के कंधों पर झूल कर ठुनकने लगे। भाई तो इतना जिदियाया कि उसकी पीठ पर एक भरपूर धौल भी पड़ा, धप्प से। इससे बाकी सारे खिलखिला कर हंसने लगे और भाई पैर फैलाकर चीखने लगा। तब तक बंदर के नाच वाला आ गया और सब बच्चों के साथ भाई भी रोना भूल कर नाच देखने के लिए भागा। लेकिन चूंकि उसका छुटका भाई बड़े बच्चों के बराबर तेज भाग नहीं सकता था, इसलिए बड़ी बहन ने उसे अपनी गोद में लाद सा लिया। नाच देखकर लौटे तो उसकी माँ ने पीतल की एक तश्तरी में तुरत फुरत चूल्हे पर सिकी और जरा सी मक्खन चुपड़ी, खूब नरम सी रोटी मुझे खाने को दी।
फिर बड़े प्यार से पूछा, तुम्हें अच्छी लगती है ना? मैंने खाते खाते हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने अभी जरा सा मक्खन निकाल लिया, ये सब तो रोज ही खाते हैं। वो हंसा, इसका मतलब हम सब कल रूखी रोटी और नमक खाएंगे ना? तो क्या? उसका छोटा भाई बड़े भोलेपन से बोला, जो ये रोज आएगी तो हम रोज रूखी रोटी खाएंगे। सबके सब जोर से हंस पड़े। माँ बोली, रोज इसे आने ही कौन देगा, अब इसे जल्दी से पहुंचाओ नहीं तो डांट पड़ेगी। उसकी माँ ने ठीक कहा था। लौटने पर पिता की कड़कदार आवाज़ गूंजी और उसी के साथ एक भरपूर चाटा। बुआ जी जल्दी से खींच कर ले गईं और मेरे गालों पर उभरी ललछौही कतारों पर मरहम मलने लगीं। मरहम मलते मलते बुआ जी समझाई जा रही थीं, अपनी खानदानी इज्जत और साख समझा करो बेटी, तेरे पिताजी की इससे तौहीन होती है ना? तुझे क्या पता वे कोर्ट में कितने मुकदमों की पेशियां, कितना पैसा पानी की तरह बहाने के बाद तुझे तेरी माँ से जीत कर लाए हैं। उस दिन मैंने एक खबर की तरह जाना कि मेरी भी माँ है। उतनी छोटी मुझे खानदान, कोठी, दबदबा जैसे शब्द साफ साफ समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन तौहीनी का मतलब समझते वक्त अचानक मेरी आंखों में गर्म रोटी पर धरी एक छोटी सी मक्खन की डली पिघलने लगी। बस बड़े होने पर जाना कि चूंकि मेरे पिता मुझे खानदानी इज्जत के रूप में अपने दबदबे के बल पर कोर्ट से जीत कर लाए थे, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जरूर चाहते थे कि मैं उनकी बेटी की तरह रहूं, अपनी माँ की बेटी की तरह नहीं। मेरी माँ और मेरे पिता की ये कहानी मेरी जिंदगी के हर छोटे बड़े मोड़ पर मुझसे उलझती ठोकरें लगाती रही। सारे मान सम्मान और समाज में बाइज्जत हाथों हाथ ली जाती हुई मैं अलग हो गई माँ और अलग हो गए पिता की बेटी के दयनीय सच के साथ हमेशा जोड़ी गई। ससुराल में भी, बेटी बेटों के सामने भी, सिर्फ चर्चा भरी, मेरी बुराई आलोचना कुछ नहीं। उस दिन के बाद फिर कभी नहीं गई उसके घर। हफ्ते 10 दिनों बुखार में पड़ी रही। अच्छी होने पर भी नौकरों को मेरी हर सुख सुविधा के लिए मिले निर्देशों की कड़ी निगरानी में कोठी में ही आंगन, दालान, बारजों और बरसातियों में टहलती भटकती रही। अचानक एक दिन देखा एक ठेले पर कुछ खाट खटोली, गद्दे गद्दियों और चूल्हे चौके के मर्तबानों सहित सारा सामान लदा चला जा रहा है। वे सब भी उसी ठेले के पीछे पीछे जा रहे हैं, उसी शहर में कहीं और रहने। मैं अब भी उसी शहर में हूँ। पिता मुकदमे में जीती हुई अपनी बेटी को इस कोठी सहित सारी जमीन जायदाद दे गए हैं। मेरे पति बच्चे सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन मैं एक असंभव सी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अक्सर अंदर एक हलकोर सी उठती है जब लगता है कि वे सबके सब भी इसी शहर में कहीं होंगे। वो सब कुछ उस उम्र के साथ ही क्यों नहीं खत्म हो गया? क्यों एक कचोट सी अभी भी बाकी है? और किस बात की? क्यों वो उम्र की सारी सीढ़ियाँ फलांगता इन उतरती सीढ़ियों पर भी मुझसे पहले की ही तरह बैठा ठिलठिलाकर हंसता नजर आता है? जब भी उदास होती हूँ वैसा ही खिलखिलाता मैदान पार की पगडंडियों से दौड़ता वो मेरी खिड़की के रास्ते उचक कर अंदर फलांग जाता है। मेरी साड़ी तब चुन्नटदार फ्रॉकों में बदल जाती है और पाँवों में बक्सों वाली सैंडलें। राजी आओ चलें। कहाँ? जंगली बेरों की भीटों पर, या फिर तुम्हारी कोठी के ही पिछवाड़े झाड़ झंकाड़ों के बीच लाल घुंघरुओं वाली घुंघचियाँ तोड़ने, पीपल की पत्तियों को पान बनाकर बीड़े लगाने और सूखी चिलबिलों से चिरौंजियाँ निकालने। अरे इसे कैसे मालूम कि सचमुच मेरा मन कोठी के पुरानी दीवारों की दरारों में उगाए पीपल के पत्तों के पान बनाने को करता है, लाल घुंघचियाँ और सूखी चिलबिल बीनने का भी। लेकिन मेरे बच्चे, पति, उनका नाश्ता खाना, उन सबसे कोई रोकता थोड़े ही है तुम्हें, सब सल्टाकर या उन्हीं के बीचों बीच। सचमुच जैसे अभी अचानक शीशे के सामने खड़े होकर माथे के दाहिने किनारे से उठती सफ़ेद बालों की एक मुश्त कतार दिखी है। मन अनजाने अवसाद में डूबा है कि पीछे से ठिलठिला कर हंस पड़ा है। मैं कहता था ना कि तू खूब अच्छी दिखेगी, खूब अच्छी, चांदी के तारों जैसे बालों में। बस मैं पूर्ण विश्वस्त, परम निश्चिंतता से मुड़ गई हूँ, जैसे माथे पर चांदी का ताज पहना हो। बाहर धाराधार बारिश हो रही है और दूर मैदान के बीचों बीच चिलबिल का पेड़ भीग रहा है। मैं अचानक मुड़ी हूँ और चमकीले कागजों वाली पुरानी पत्रिकाओं से चिकने मोटे कागज निकालकर ढेर सारी रंग बिरंगी नावें बनाने लगी हूँ। मेरा समझदार बड़ा हो गया बेटा हैरत से टोकता है, मम्मी ये क्या? नावें, मैं खुशी से किलकती हुई कहती हूँ। चलो इन्हें सड़क के किनारे तेजी से बहते पानी में बहाते हैं। थोड़ी नावें तू भी पकड़ तो। हतबुद्धि सा वो पहले अचकचाता है, फिर वाकई बची नावें उठा लेता है। नावें हथेलियों में दुबकी चिड़िया सी दिखती हैं
और बरसाती बूंदों में मेरा हट रखने को ही मेरे पीछे पीछे होकर ढाल पर इकट्ठा हो तेजी से बहते पानी की धारा में एक के बाद एक नावें बहा देता है। मैं माथे का पानी निचोड़ती मुग्ध उत्फुल्ल देखती हूँ। नावें चली जा रही हैं, नाचती, थिरकती, अटकती, फिर बहती, तेज तेज ढलान की धार में। और अचानक एक सपना सा देखती हूँ मैं। बरसात का ये हलकोरता पानी ढलानों से बहता हुआ एक कोठरी के दरवाजे से जा लगा है। वहाँ एक छोटा सा बच्चा चहक कर नाव उठा लेता है और कौतूहल से देखता है उसमें रखा एक रुपहला चांदी के रेशे सा बाल। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी कागज़ की नावें चांदी के बाल। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।